नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने प्लासी की लड़ाई तक देख लिया है। हमने अब तक देखा कि व्यापार करने के लिए यूरोप से कंपनियां आती हैं और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ताकतवर कंपनी बनकर उभरती है और ट्रेड करते करते ये सत्ता में अपना इंटरफेयर करेगी और आने वाले दिनों में यह सत्ता का केंद्र बन जाएगी और शासन इसके हाथ में चला जाएगा। इस संदर्भ में हमने प्लासी का युद्ध देख चुका है, तो आज हम बक्सर का युद्ध देखेंगे और मैसूर का युद्ध देखेंगे। तो आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। कल तक हमने देखा है कि भारत की अभी जो कंडीशन है वो कुछ क्षेत्र में कहें तो मुग़ल का शासन है, कुछ क्षेत्र में कहें तो निज़ाम जो है हैदराबाद के इनका शासन है। उसके बाद देखें तो मैसूर अपना अलग राज्य बनाया है, मराठा अलग राज्य बनाया है, पंजाब अलग राज्य बनाए हैं, फिर से बंगाल तो अलग हैं ही, कर्नाटक भी अलग है। अब और इन सब के बीच में आपसी संघर्ष भी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके इन सभी जो राजा हैं इनको हराएगी। साथ में पुर्तगाली भी है, फ्रेंच भी है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं डच भी मिलेंगे, डेनिश तो है नहीं। ये 3 कंपनियां भी हैं जो अभी इनका थोड़ा सा अस्तित्व भारत में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनसे भी लड़ना है। तो हम आज अभी बंगाल, कल हमने कर्नाटक देख लिया है, आज हम बंगाल देखेंगे। कल प्लासी में आधा देखा था और बक्सर का जो लड़ाई होगा, बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी की असली जीत बक्सर की लड़ाई होगी। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आज मैसूर देखेंगे और कल के वीडियो में हम मराठा की बात करेंगे। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, प्लासी की युद्ध के बाद जो घटनाएं होती हैं, सबसे पहला बात होता है कि मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है। ये मीर जाफ़र है कौन? सिराजुद्दौला जो राजा है, जो 1757 में प्लासी की लड़ाई में राजा रहता है, इसका यह सेनापति है और यही विश्वासघात करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाता है और राजा को यह युद्ध मैदान से हटा देता है और अपनी हार की घोषणा कर देता है। तो यह षड्यंत्र के तहत प्लासी की लड़ाई में हरा देता है सिराजुद्दौला को और यही राजा बनता है। प्लासी के बाद बंगाल का यह राजा बन जाता है। ठीक है, तो मीर जाफ़र अब राजा बन जाता है। जब मीर जाफ़र राजा बनेगा तो यह एक पिट्ठू गवर्नमेंट होगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहेगी वह यह मानेगा। इससे यह भी खुश है और ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुश है। तो जब यह राजा बनेगा उसके बाद 2-3 घटना होगा। एक 24 परगना जगह है, यहाँ की ज़मींदारी मिल जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को और यह जो जगह है 24 परगना, यहाँ से बहुत रेवेन्यू मिलता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी एरिया से मिलता है और इस जगह की ज़मींदारी का जो भी लैंड है, लैंड रेवेन्यू जो भी आएगा सारा मिल जाएगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा काफ़ी आएगा। दूसरा बात है कि बहुत रिश्वत मिलेगा इसको। यह राजा बनेगा तो इसकी पहले कोशिश होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम खुश करें, तो खूब सारा इसको पैसा देगा, धन संपत्ति देगा। फिर जब जितना काम होगा इनको तो इतने अथाह पैसा लेंगे इससे कि शुरुआत में तो मीर जाफ़र खूब पैसा देगा इनको, क्योंकि नया नया राजा बना है, इन्हीं के बदौलत तो खूब पैसा देगा। लेकिन बाद के टाइम में मीर जाफ़र को यह बात ठीक नहीं रहेगा। मीर जाफ़र को यह बात पता चलेगा बाद में कि ये जो है हमारा शोषण कर रहे हैं और जनता का भी शोषण कर रहे हैं। तब मीर जाफ़र इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने लगेगा। अब यह क्या करेगा मीर जाफ़र कि अब देखिए, कुछ दिन तक ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफ़र का संबंध बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र का इतना शोषण करेगी, इतना उससे पैसा का दोहन करेगी कि वह त्रस्त हो जाएगा इनसे। और वह क्या करेगा, डच के साथ मिलके, जो डच अभी भारत में है कुछ जगह पे, इनके साथ मिलके अपना सेना का विकास करेगा। देखिए, बंगाल में जो कंडीशन है अभी, बंगाल में यहाँ पे मीर जाफ़र है
राजा, इसका अपना सेना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका अपना सेना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना मजबूत है और यह नहीं चाहता है कि मीर जाफ़र की सेना मजबूत हो। मीर जाफ़र का सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी दे देती है और मजबूत अपना सेना कर रही है, तो मीर जाफ़र का सेना मजबूत होगा ही नहीं, और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती भी नहीं है। तो मीर जाफ़र क्या करेगा कि डच के साथ मिलेगा और अपनी सेना का विकास करेगा, और यह बात ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा नहीं रहेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात लगेगा कहीं ना कहीं जो हमारा पिट्ठू गवर्नमेंट हम बनाए थे यह हमारे साथ धोखा कर रहा है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र के साथ लड़ाई नहीं करेगी, क्योंकि इसको पता है कि हम मीर जाफ़र के साथ अगर डायरेक्ट वार करते हैं तो हम हार सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी षड्यंत्र करेगी और यहाँ पे एक नया आदमी पकड़ेगी, और नया आदमी कौन है? मीर कासिम। और मीर कासिम कौन है? ये सेनापति है, यह है मीर जाफ़र का। और इसको मीर कासिम को इन्होंने फिर बहलाया फुसलाया, अपने हिस्से में मिलाया कि तुमको हम राजा बनाएंगे। और क्या होगा कि 1757 से मीर जाफ़र रहेगा आपको 1757 से 60 तक, और 60 में इसको हटा दिया जाएगा और 1760 में मीर कासिम को राजा बना दिया जाएगा। एक कहावत है, कहावत क्या है? गीता का श्लोक है कि कर्मा रिटर्न। तो यही देखिए जो मीर जाफ़र यही काम करता है, सॉरी मीर जाफ़र नहीं, हाँ मीर जाफ़र ही सेनापति रहता है किसका? सिराजुद्दौला का। प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र करता है, लेकिन जब यह राजा बनता है तो इसका सेनापति कौन है? मीर कासिम। ये भी सेम वही काम करता है, तो कर्मा रिटर्न यहाँ पे आ गया, तो इसीलिए गलत नहीं करना चाहिए। तो 1760 में मीर कासिम राजा बनता है। अब देखते हैं मीर कासिम के टाइम में क्या होता है। जब मीर कासिम राजा बनेगा तो सेम वही घटना होगा। शुरू में तो ये भी बहुत खुश होगा, और यह क्या करेगा? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 गांव हैं, और इन तीनों गांव का जमींदारी इसको दे देगा। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की, देखिए धीरे धीरे इनकी जो रेवेन्यू का एरिया है बढ़ रहा है। रेवेन्यू का एरिया बढ़ रहा है मतलब उनके पास संपत्ति का सोर्स बढ़ रहा है, उनकी सेना मजबूत हो रही है, और धीरे धीरे बंगाल का जो शासक है कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, दूसरा इसने क्या किया मीर कासिम कि इनको अब बंगाल में तो इनको जिसको चाहे राजा बना रहे हैं, पिट्ठू गवर्नमेंट बना लिए, तो बंगाल को तो एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। अब इनको साउथ की तरफ देखना है और उसके लिए पैसे चाहिए, तो ये मीर कासिम को कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी कि हमको साउथ पे विजय करना है, साउथ में हमको ट्रेड करना है। इसके लिए 5 लाख रुपया, उस टाइम में 5 लाख रुपया साउथ के क्षेत्र के मतलब ट्रेड के लिए इन्होंने दिया। तो मीर कासिम 5 लाख रुपया भी दिया इनको। धीरे धीरे मीर कासिम को भी स्थिति का एहसास हो गया कि यह जो है शोषण कर रहे हैं, तो मीर कासिम ने क्या किया? फिर वही काम किया जो मीर जाफ़र कर रहा था। इसने क्या किया कि सेना का पुनर्गठन किया। देखिए कोई भी राजा है, 2 काम सबसे राजा के लिए ज़रूरी है। एक तो सेना, आर्मी ही नहीं होगी तो फिर सेना करेगा क्या? दूसरा बात है रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी उसका टैक्स कलेक्शन का आधार होता है, जब उसका पैसा आएगा नहीं तो करेगा क्या? दूसरा काम इसने किया कि राजस्व सुधार, रेवेन्यू पॉलिसी को अपना सुधारा जिससे उसको टैक्स आए। तीसरा इसका काम था एक दस्तक हमने पढ़ा था 1717 में जब मैग्ना कार्टा की हमने बात किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा जब फर्रुखसियार के टाइम में आया था, वहाँ पे एक दस्तक, ये जो था एक पास था, यह अंग्रेज़ों को मिला था, और ये पास के थ्रू होता था कि कुछ वैलिडिटी होता था 1 साल 2 साल 5 साल या लाइफ टाइम तक, कि आप फ्री में ट्रेड कर सकेंगे। तो इससे क्या होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो
ट्रेडर थे वो तो फ्री में व्यापार करते थे, और भारत के जो व्यापारी थे इनको टैक्स देना पड़ता था। तो यह बात मीर कासिम को अच्छा नहीं लगा। मीर कासिम इसका विरोध किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी। तो मीर कासिम ने क्या किया कि अपने जो ट्रेडर थे बंगाल के, इनको भी फ्री कर दिया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर और इंडियन ट्रेडर सब फ्री में व्यापार करेंगे तो फिर सबको बराबर ही फायदा होगा, और सबको बराबर फायदा होगा और राजा के पास टैक्स आएगा ही नहीं। ये इस बात से ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर को नुकसान होने लगा और कंपनी नाराज़ हो गई। सबसे बड़ा एक रीज़न रहा, मीर कासिम क्या किया कि इतना त्रस्त हो गया इससे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, इसने अपना राजधानी बदल दिया। राजधानी बदला कहाँ? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो यह एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन बदला, तो आप याद रखेंगे मीर कासिम बदला है। ठीक है, अब इससे भी अंग्रेज़ बहुत नाखुश हो गए। तो यह सारा रीज़न था, अब बक्सर के युद्ध के पीछे सारा रीज़न था। तो 1760 में हम देखते हैं कि 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को हटा देती है, मीर कासिम को हटा देती है और इसके जगह पे मीर जाफ़र को फिर से राजा बना देती है, क्योंकि उनको लगा कि यह तो मीर कासिम तो बहुत ही बदलाव कर रहा है, इससे तो बढ़िया कम से कम मीर जाफ़र था, बदलाव वो भी कर रहा था लेकिन कम कर रहा था। तो बक्सर का जो लड़ाई होगा 1764 में, उसमें मीर जाफ़र राजा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने देखा था कि 60 में ये राजा बनता है, लेकिन बहुत कम दिन तक ही राजा रहता है। उसके बाद यहाँ पे 64 होगा, 1764 के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को राजा बना देती है। और यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बक्सर का लड़ाई हुआ तब बंगाल का राजा कौन था, तो आप याद रखेंगे मीर जाफ़र। ये नहीं कि 1760 में इसे हटा दिया गया फिर ये वापस आया है और 64 के टाइम में यही रहा है। ठीक है, तो यह बात आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब बक्सर का युद्ध का जो पृष्ठभूमि था हमने देख लिया। अब देखिए युद्ध में होता क्या है। यहाँ पे जब युद्ध होगा तो राजा है बंगाल का कौन? मीर जाफ़र। लड़ाई इससे नहीं होगा, लड़ाई किससे होगा? वह होगा एक संयुक्त सेना बनेगी, 3 सेना काम करेगी। इसमें एक तो है मीर कासिम, जिसकी कहानी हमने अभी पढ़ा। तो मीर कासिम अकेले सोचेगा कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो यह सहायता मांगेगा किससे? अवध के नवाब से। साथ में अवध के नवाब के साथ यह सहायता मांगेगा दिल्ली का जो मुग़ल का बादशाह है उससे मांगेगा। और मुग़ल का बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। और अवध का बादशाह कौन है? अवध का बादशाह है शुजा-उद-दौला। यह नाम आप तीनों याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन कौन से मतलब 3 राजा थे या जो भी था, तो आप तीनों याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इधर था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब हम दोनों का तुलना करें तो देखते हैं कि लगभग इन तीनों का मिला के सेना जो था लगभग 50,000 सेना था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मुश्किल से 7,000 के करीब सेना था। सेना की संख्या में ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी कम थी, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, लड़ने का एक कला ज़्यादा था, और ये एकदम युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ते थे, जोश और जुनून के साथ लड़ते थे। और यहाँ पे इन तीनों की सेना में 50,000 संख्या तो दिख रहा है, लेकिन तीनों की सेना में एक रूपता नहीं थी। तीनों मतलब देखने में लगता था कि एक सेना है, लेकिन तीनों अलग अलग डिवाइड थे। तो
तो यही सब कारण रहा कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और शुरुआत में तो दोनों में खूब लड़ाई होता है, अच्छा युद्ध दोनों में हुआ, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत जाएगी। और इस जीतने के बाद 1764 में एक डेट आप याद रखेंगे, बक्सर का युद्ध होता है 1764। अगर हम डेट की बात करें तो 22 अक्टूबर, हालांकि ये डेट नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई हुआ। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी और इसके बाद 1765 में एक संधि होगा, इसका नाम होगा इलाहाबाद की संधि। हमने कल आपको बताया था कि आप हमेशा याद रखेंगे, ट्रीटी पे क्वेश्चन आता है। कल कौन सा संधि हम पढ़े थे याद करिए, हमने पढ़ा था अलीनगर की संधि। एक है प्लासी का युद्ध, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक है बक्सर का युद्ध, और उसके बाद है इलाहाबाद की संधि। यह एग्ज़ाम में मतलब पूछता है क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए। तो अलीनगर की संधि 1757 में हुआ है, प्लासी का युद्ध भी 1757 में हुआ है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है, और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यह अलीनगर की संधि भी 57 में, प्लासी भी 57 में है, तो यह जनवरी 57 शुरुआत में ही है, और प्लासी का युद्ध 23 जून है शायद, मतलब डेट तो भी गर्मी का मौसम आप याद रखेंगे। और बक्सर तो डेट की ज़रूरत नहीं है, अक्टूबर है, लेकिन 1764, और इसके बाद इलाहाबाद की संधि। तो यह थोड़ा सा आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। अब देखिए बक्सर की लड़ाई तो हो जा रही है, अब इसका क्या परिणाम हुआ। आखिर जब बक्सर की लड़ाई हो गई तो इसका परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज़ों को फ़ायदा क्या हुआ। तो इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। और बक्सर की जो लड़ाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब षड्यंत्र तो हर प्लासी की लड़ाई जो था एक षड्यंत्र था, लेकिन बक्सर की लड़ाई में वास्तव में एक लड़ाई थी और इसमें सीधी सीधी वार हुआ था, इसमें षड्यंत्र कम देखा गया। इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई प्लासी की लड़ाई से भिन्न थी, इसके कारण बताएं। तो हमने अभी तक जो भी कारण बताया है वो सारा लिख देंगे। देखिए यह जो टॉपिक हम करा रहे हैं ये प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस से ज़्यादा है। अगर आपको ऑप्शनल है तो आपके ऑप्शनल को भी फुलफिल करेगा। तो इससे बाहर हिस्ट्री में कहीं पढ़ना नहीं है। तो आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो चीज़ें वही मिलेगी जो मैं बता दे रहा हूँ, आपको अच्छे से फिर समझ में आएगी बुक पढ़ेंगे तो परिणाम क्या होता है। हाँ, मैं बता रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध मतलब एक षड्यंत्र था और वास्तव में अंग्रेज़ों की विजय बक्सर युद्ध के बाद तय होती है कैसे। यह क्वेश्चन मेंस में बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पर आता है। तो मैंने जो जो कारण बताया सब इसके आंसर था, आप लिख देंगे तो इसका आंसर तैयार हो जाएगा। अब चलिए राजनीतिक कारण हम इसमें देख लेते हैं। इससे हुआ कि राजनीतिक कारण में हुआ कि इस समय सबसे बड़ी ताकतवर, भारत में अगर सबसे बड़ी ताकतवर कहा जाए ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, और चुनौती देने वाला इनको अब कोई नहीं है। चुनौती देने वाला अब कोई इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा उस समय था, और साथ में एक अलीनगर की संधि में मुग़ल को भी ये कमज़ोर कर देते हैं, मुग़ल से भी ट्रीटी कर लेते हैं। तो मुग़ल भी अब कमज़ोर हो गए हैं और मुग़ल को अभी पेंशन पे रख रही हैं, आगे मैं उनकी बात करूँगा। तो देखा जाए तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ी शक्ति के रूप में इसका उदय होता है। ठीक है, यह सबसे बड़ा राजनीतिक कारण हुआ। अगर हम इसका आर्थिक कारण देखें तो अब इनको बंगाल का, और बंगाल इन द सेंस उड़ीसा प्लस बिहार, इन सब का रेवेन्यू अब इनके हाथ में हो गया। अब यह जिसको चाह रहे हैं सत्ता पे बैठा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं सत्ता से हटा रहे हैं। ठीक है, जब इनके पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो पैसा जब ज़्यादा आएगा तब ये ट्रेड और ज़्यादा कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इनका जो ट्रेड पहले होता था
इनके ट्रेड में अब मतलब 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना इतना ज़्यादा विकास हुआ कि अब ये सोच भी नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा कमाया। अब जब पैसा आ गया इनके पास, तब मिलिट्री पावर इनका बढ़ेगा। मिलिट्री पावर इनका, सेना में लोगों का विस्तार करने लगे, इनका सेना बढ़ने लगा। साथ में जो हमने पढ़ा था पुर्तगाल के टाइम में, पुर्तगाल क्या करता था, अपनी जब शक्ति बढ़ाने के लिए वह ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। हिंद महासागर अपनी शक्ति को बढ़ाया और उसमें ट्रेड का सबसे बड़ा रूट क्या था, समुद्री रास्ता। तो ये क्या करते हैं, सेना को बढ़ाते हैं, साथ में हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण करते हैं। ठीक है। और साथ में होर्मुज का जो पोर्ट है, मालदीव जो है, जो भी मतलब इस रूट में जो भी जगह है सब पे इनका, श्रीलंका हो गया, मलक्का हो गया, इन सब जगह पे अपनी सिक्योरिटी को मतलब मजबूत करते हैं और वहाँ पे अपने मिलिट्री पावर बढ़ाते हैं। इससे अब इनका देख रहे हैं समुद्र पे भी इनका नियंत्रण बढ़ रहा है। यहाँ से टैक्स ले रहे हैं और अपने रूट पे भी अपना नियंत्रण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पैसा आया तो फिर अपनी सेना को मजबूत किए। ये सब इनका परिणाम हुआ। सबसे ज़्यादा हम लोग को ध्यान इस पे देना है, सामाजिक कारण उसमें क्या हुआ। इसमें हुआ कि इतना शोषण किए कि जैसे हम डच पढ़ रहे थे तो हमने डचों के टाइम में बताया था कि इनकी जो पॉलिसी, डचों की जो पॉलिसी थी थोड़ा सा उदार की पॉलिसी थी। वो जो मज़दूरों से काम करवाते थे तो वो पूरा पैसा देते थे, और अंग्रेज़ जो थे ये बहुत शोषण करते थे, पैसे भी कम देते थे। और इनके टाइम में हम देखेंगे तो गरीबी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है, साथ में शोषण बहुत ज़्यादा होता था। लोगों के पास जो खरीदने की शक्ति होती है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो कह सकते हैं कि क्रय शक्ति लोगों की कम हो गई है, मतलब कोई भी चीज़ खरीदने की शक्ति कम हो गई है। साथ में जो व्यापारी हैं, ये व्यापारी का बहुत शोषण करते हैं, तो व्यापारी का स्थिति बहुत खराब हो चुका है। ठीक है। ये सब मतलब सामाजिक स्थिति देखेंगे तो बहुत सारा होता है। इसी के मद्देनजर आप देखेंगे 1770 में बंगाल का भयानक अकाल आएगा, और इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बंगाल का अकाल कब आया है। 1770 का जो अकाल है बहुत मतलब चर्चित रहा और बहुत बड़ा अकाल था, इसमें लाखों लोग मारे गए थे। और इसी अकाल के बाद आप देखेंगे बिहार में जो बना है गोल घर, गोल घर प्रदर्शन के लिए नहीं बना था, वो अन्न भंडार के लिए बना था। और जब 1770 का जब अकाल पड़ा तो उस समय अंग्रेज़ों की एक कमेटी बनी, उसने कहा कि एक ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पे कुछ भंडारण किया जा सके, अन्न रखा जा सके। तो इसके लिए बना गोल घर कि अकाल वगैरह टाइम आएगा तो वहाँ पे कुछ अन्न रहेगा तो निकाल के लोगों को दिया जाएगा। तो इस पर्पस से गोल घर बना था। गोल घर का पर्पस था 1770 का अकाल, जो गोल घर बन कर तैयार हुआ है 1786 में। ठीक है। इसकी अगर हम गोल घर की बात करें तो 1,40,000 टन अनाज रखने की क्षमता इसमें है। अगर हम इसके इंजीनियर की बात करें कि इसका कौन इंजीनियर था जो बनाया, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, तो इसका नाम था कैप्टन जॉन गैस्टिन। आप इसको याद रखेंगे, ये इंजीनियर का नाम था और बना था गोलघर 1786 में। ठीक है। ये 2-3 चीज़ें बीपीएससी से रिलेटेड है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यह हो गया 1770 का अकाल और उसके बाद गोलघर बना। तो अब हम देखते हैं कि इलाहाबाद की जो ट्रीटी होती है बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की ट्रीटी, जो इलाहाबाद का जो संधि हुआ इसमें अवध भी है और बंगाल, अवध भी है, मीर कासिम भी है, और बंगाल का जो है
नवाब बंगाल का सॉरी वहाँ मुग़ल का नवाब है, तो इन दोनों के साथ जो संधि होती है तो उसमें क्या होगा, तो आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। जब अवध का नवाब है, इसका नाम क्या है, शुजाउद्दौला, ये तो हार जाता है, तब संयुक्त सेना हार जाती है तो उसमें अवध भी है। जब ये हार जाएगा तो इस पर जुर्माना लगाया जाएगा, 50 लाख रुपये का जुर्माना इसको देना होगा। और यह किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कितना कमा रही है। इसके बाद फिर से इसका जो क्षेत्र है कड़ा और इलाहाबाद, इन दोनों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ले लेगी। ठीक है, दूसरा अवध का जो क्षेत्र क्या किया जाएगा, अवध को एक बफर स्टेट बनाया जाएगा। आप देखते हैं कि अवध बफर स्टेट रहा है, तो बफर स्टेट इसी टाइम में बनाया जाएगा। अब देखिए बफर स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है, ये मानते हैं अवध है, यहाँ पे बंगाल है। ठीक है, इसको ये बंगाल हो गया, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है और यह एरिया अवध हो गया। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इधर है, मराठा इधर है। ठीक है, मानते हैं विदेश से कोई आक्रमण हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो अगर कोई भी अटैक करेगा तो पहले अवध के पास आएगा। अवध के पास आएगा तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी सचेत हो जाएगी और जो भी घटना होगा, दुर्घटना होगा, वो अवध को ही झेलना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सेफ हो जाएगी। बफर स्टेट का मतलब यही होता है। तो यह बफर स्टेट बना देगी इसको। हालांकि इसमें अवध के जो राजधानी है, मतलब राजा का जो दरबार है, उसमें एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति होगी। राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होगी और वह जो व्यक्ति होगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी होगा और वह सारी अवध की गतिविधि को ईस्ट इंडिया कंपनी को बताते रहेगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अवध का जो राजा है उससे तो जुर्माना भी ले लिया, उसको अपने अधीन भी कर लिया और उसके राज दरबार में अपना एक एजेंट भी शामिल कर लिया कि राजा कुछ भी हरकत करे तो तुरंत सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलती रहे। मतलब कहने का है कि आप देखिए अवध को ये हर तरीके से कमज़ोर कर दिए और बफर स्टेट बना के उनको रखा। अब दूसरा बात कर लेते हैं मुग़ल बादशाह के साथ इन्होंने क्या किया। जो मुग़ल बादशाह है, इनके साथ जो कड़ा यहाँ पे आप देखे थे, एक कड़ा और इलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी ली थी, वह लेके मुग़ल बादशाह को दे दिया। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र था वह अपने रेवेन्यू के लिए ले लिया। हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, ये सब मत याद रखिए। आप इसके बारे में सिर्फ याद रखिए कि इनको पेंशन पे रख दिया। हालांकि अभी ये बादशाह बने हुए हैं, लेकिन इनका वैल्यू ज़ीरो है और सारा काम मतलब एक पिट्ठू गवर्नमेंट इनको बना दी और सारा काम अगर हम देखते हैं तो एक तरीके से शक्तिशाली हो जाती है वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और इनको मुग़ल बादशाह को 26 लाख ईयरली पेंशन देकर इनके मुंह को बंद कर दिया। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल बादशाह को पेंशन दे रही है तो ये कुछ बोलेंगे नहीं इसके खिलाफ में, और जितना इनका रेवेन्यू का बढ़िया बढ़िया जगह था सारा ले लिया, कुछ अपने ले लिया, कुछ अवध को दे दिया। तो इनके पास अब रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो इनकी जब रेवेन्यू ही नहीं आएगा तो आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ख़राब हो जाएगी, फिर ये विरोध नहीं कर पाएंगे। दूसरा अगर अवध को देखते हैं तो अवध पे इतना तो जुर्माना लगा दिया, साथ में इसका ये जो कड़ा और इलाहाबाद जो एरिया था जहाँ से टैक्स आता था इसको छीन लिया, इसको एक बफर स्टेट बना दिया और यहाँ पे एक एजेंट डाल दिया। तो अब देखते हैं अवध भी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की यही पॉलिसी है कि डायरेक्ट किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बफर स्टेट बना रहे हैं, एक पिट्ठू गवर्नमेंट बना रहे हैं, डायरेक्ट अभी कहीं शासन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब मुग़ल बादशाह हो गया। अब देख लेते हैं
कि जब बंगाल का नवाब कौन है, अब बक्सर की लड़ाई हो गई है तो फिर बंगाल अब है किसके हाथ में। तो यहाँ पे एक इसने नया नवाब बना दिया और इसका नाम था नजमुद्दौला। यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना, तो नजमुद्दौला बना। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी एक आती है कि जब नजमुद्दौला बनेगा तब आप देखेंगे कि यह बहुत कमज़ोर शासक है, पिट्ठू गवर्नमेंट है, और इसी टाइम में इसके पास कोई मतलब पावर नहीं रहेगा, सारा पावर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसी टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन लाएगी, डायरकी कहा जाता है जिसको। इसका टाइम है आपको 1765 से 72 तक। और आप इसे याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है कि डायरकी जो है इसको कौन लाया था सबसे पहले, मतलब इसका जनक कौन था। तो इसका आंसर है लियोनस कर्टिस, इसका जनक है। और यह एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जनक कौन था। और दूसरा पूछा जाता है कि डायरकी का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है अब हम देख लेते हैं। इसका अगर हम मतलब की बात करें तो इसका मतलब है कि शासन के दो केंद्र होंगे। देखिए नाम से ही पता चल रहा है डाई, मतलब दो केंद्र होंगे। इसमें एक होगा एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा होगा रेवेन्यू। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास होगा वह होगा नवाब। ठीक है, और नवाब कौन है, निज़ामुद्दौला। यहाँ पे हम देखे थे नजमुद्दौला नवाब है। यह होगा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, मतलब जितना पुलिस प्रशासन जो भी है लड़ाई वगैरह लड़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च होता है, यह काम नवाब के पास है। और रेवेन्यू में क्या होता है, इनकम होता है, और यह सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अब देखिए बंगाल की कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो सत्ता का दो केंद्र हो गया, जो रेवेन्यू आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आएगा और जो खर्चा होगा वह नवाब के पास जाएगा। और यही परिणाम देखेंगे कि धीरे धीरे मतलब यह डायरेक्ट सत्ता नहीं चला रहे हैं, लेकिन सत्ता में अपना पूरा इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी को कहते हैं बिना जिम्मेदारी के काम करना। पैसा ले रहे हैं, और नवाब कौन है, कुछ गलती हो अगर बंगाल में तो ये कह सकते थे हम नवाब नहीं है, नवाब जाके पूछो। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यह जब बक्सर जीत लिए तो डायरेक्ट रूल कर सकते थे। डायरेक्ट रूल इन्होंने क्यों नहीं किया, इसका कारण ये था कि अगर ये डायरेक्ट रूल कर देते तो यहाँ पे देखिए यहाँ बंगाल है, अगर ये डायरेक्ट रूल करेंगे तो यहाँ मराठा है, ठीक है, यहाँ मैसूर है, इधर में पंजाब है। और मराठा जो उस समय थी, मराठा में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। अगर इसको लग जाता कि कोई विदेशी आके राज कर रहा है तो अटैक कर सकता था। मैसूर अगर मराठा और यहाँ पे निज़ाम था, अगर ये तीनों की कोई फीलिंग हो जाती नेशनलिज्म की फीलिंग कि कोई विदेशी आके राज कर रहा है और ये तीनों आपस में मिल जाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता। और ये डर उनको पहले से था। साथ में इनको ये भी डर था कि अगर ये तो तीनों साथ में है, अगर फ्रेंच का भी अस्तित्व भी इंडिया में है, डच भी कहीं कहीं है, अगर ये सब एक में हो गए तो फिर हमारा यहाँ पे ट्रेड करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट सत्ता में इंटरफेयर नहीं किया, मतलब सत्ता अपने हाथों में नहीं लिया। दूसरा एक रीज़न है कि इनके पास एक ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी जो होती है वो सिर्फ आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, वो ट्रेड करने आई है, उसको ट्रेड करने का अधिकार है और ट्रेड करने का नॉलेज भी है। उसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं पता है। उसके जितने अधिकारी हैं उनमें से किसी को भी, जो सब है लॉर्ड क्लाइव देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ये जितने कॉर्नवालिस वगैरह सब क्या है, सेनापति हैं, सब युद्ध कौशल में माहिर हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने नहीं आता है। और ऐसे अयोग्य लोगों को अगर लेके बंगाल दे दिया जाए तो भारत का एक इतना बड़ा शासन चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार नहीं थी। उसके पास मतलब स्किल्ड मैन नहीं था। इसीलिए इन्होंने
बंगाल में देखते हैं, चाहे कर्नाटक में भी देखते हैं, एक डमी रखते हैं राजा को और पर्दे के पीछे से अपना ये लोग चलाते हैं सत्ता। ठीक है, यही कारण था कि ये लोग डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं और साथ पीछे से ये लोग करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी सारा धन संपत्ति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारा हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा मैसूर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैसूर के बारे में हमने बताया था कि मैसूर की स्थापना 1761 में होती है और ये कौन करता है? हैदर अली। हैदर अली जो शासक है बहुत ही शक्तिशाली शासक है और यह जो शासक है यह एक पहले एक क्या कहते हैं, सेना में सूबेदार था, सिपाही था, उसके बाद सेनापति बना, उसके बाद यह शासक बनता है और मैसूर का संस्थापक बनता है। तो यह बहुत नीचे से उठा हुआ आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत ही बेहतरीन आदमी है। इसके टाइम हम देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। यह बहुत कुशल प्रशासक रहा है। यह है तो अपने मुस्लिम, लेकिन इसके टाइम में आप देखेंगे हिंदू और मुस्लिम बहुत खुशी से साथ रहते हैं और दोनों सेना में भर्ती होते हैं। ये इसके टाइम पीरियड में हर चीज़ बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमेट रहता है। इसको मतलब दुनिया के देशों से बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता है। डिप्लोमेसी इसके पास बहुत बढ़िया है। साथ में सैनिक ढांचा को इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला के बहुत अच्छा कर लिया है और यही चीज़ अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये शासन प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे अंग्रेज़ों को लड़ाई होने का कारण क्या है? इससे अंग्रेज़ों से लड़ाई होने का कारण है कि यह क्या करता है, सेना का आधुनिकीकरण करता है, मतलब आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करता है। दूसरा अगर देखेंगे तो मालाबार का जो एरिया है, मालाबार का एरिया मसाला के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। मसाला का व्यापार यहीं से होता है, मालाबार से। और यहाँ पे देखते हैं कि हैदर अली का शासन है और अंग्रेज़ों को दिक्कत होता है इससे ट्रेड करने से। तो यह किसी तरह चाहते हैं कि हैदर अली की शक्ति को कमज़ोर किया जाए। दूसरा बात है कि यह चाहते हैं कि हैदर अली का षड्यंत्र लगाया जाए किसी तरह, लेकिन इसके राज्य में बहुत एकजुटता है और वो सभी धर्मों को लेकर चलने वाला शासक है। तो यहाँ पे ये लोगों का षड्यंत्र काम नहीं करता है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले हैदर अली और टीपू सुल्तान को लेके कुछ बड़े विवाद शुरू हुए थे, जो कि आपको व्हाट्सएप पे वगैरह ये सब आता होगा हिस्ट्री। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब मत पढ़ा करिए। जो लोग भी ये सब मैसेज आपको भेजता है हैदर अली, टीपू सुल्तान या हिस्ट्री को जो भी लोग तोड़ मरोड़ के भेजता है व्हाट्सएप पे, जो भी हिस्ट्री का नॉलेज आता है उसे मत पढ़ा करिए। और आप मान लीजिए कि जो भेज रहा है वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि जो भी इस तरीके का हरकत करता है वो मतलब पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। हैदर अली के बारे में हमने भी सुना था 2-3 महीना पहले ऐसा घटना हुआ था। बहुत अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सब खराब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो हैदर अली बहुत अच्छा शासक था, कहने का मतलब यही है। और यही दो रीज़न था, रीज़न दो यही था, सेना का ये मॉडर्नाइजेशन कर रहा था और मालाबार तट जो मसाला के लिए काफ़ी अच्छा था, उपयुक्त था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना मोनोपोली नहीं चल रहा था। इसलिए आप देखते हैं मैसूर से और अंग्रेज़ों का युद्ध होता है। और इस युद्ध में कारण तो हमने यहाँ पे देख ही लिया, यही दो कारण था। अब देखते हैं हैदर अली के साथ युद्ध हुआ तो इसके साथ 4 युद्ध होता है। फर्स्ट मैसूर वार, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता देता हूँ। सेकंड जो वार हुआ है इसमें हैदर अली मरता है 1782 के टाइम में। ठीक है, ये हैदर अली
और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगी, या हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगी, लेकिन हैदर अली से मर जाएगा, तो सेकंड वाला आपके पास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस टीपू, और चौथा में होगा टीपू मरेगा। यह होगा 1799 के टाइम में। ठीक है, तो आपसे एग्ज़ाम में यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस वार में हुई। तो सेकंड मैसूर वार में हैदर अली की मृत्यु होती है, जो 1782 में होती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, तो फोर्थ मैसूर वार में होती है। टीपू मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में होगा, और 1799 में। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह एक और सवाल बन जाता है कि यहाँ पे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बागडोर किसके हाथ में था, तो यह है आपको वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। अब जब ये तो हैदर अली हो गया, थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, अब टीपू के बारे में भी देख लेते हैं। हैदर अली जब मर जाएगा सेकेंड मैसूर वार में, तब टीपू सुल्तान राजा बनेगा, और टीपू सुल्तान भी वही काम करेगा जो हैदर अली करता है। टीपू सुल्तान बहुत ही प्रगतिशील किस्म का राजा है। यह क्या करेगा कि एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस करेगा, क्योंकि इसको पता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, मेरा टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, तो यह एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देगा, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करेगा। सेना का यह भी मॉडर्नाइजेशन करेगा। उसके बाद फ्रांस के साथ मिलकर यह अपने सेना का गठन करेगा। ठीक है, यह एक जेकोबियन क्लब, आपसे पूछता है डायरेक्ट कि कौन सा राजा जेकोबियन क्लब खोलता है, तो यह जेकोबियन क्लब खोलता है यही है, टीपू सुल्तान है। फिर से एक श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी है। यहाँ पे यह एक स्वतंत्रता का पेड़ लगाएगा, जो कि फ्रांस से इंस्पायर्ड है। और यहीं पे आप देखते हैं कि बस इतना ही सारा काम है, और यहीं से आप देखेंगे एग्ज़ाम में ये जेकोबियन क्लब वाला, श्रीरंगपट्टनम और फ्रांस के साथ सेना का गठन, यह 3 चीज़ें इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा अगर हम देखें तो टीपू सुल्तान का अगर तुलना हम इसके पिता से करें, मतलब हैदर अली से करें, तो हैदर अली की डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन टीपू सुल्तान की डिप्लोमेसी उतनी अच्छी नहीं है। जब तक हैदर अली ज़िंदा रहता है, मराठा को और निज़ाम को अपने साथ दोस्ती बना के रखता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो टीपू सुल्तान बहुत यंग एज का है, ताकतवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास विजन अपने बाप के अगर कंपेयर में करें तो कम है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि इसके पास डिप्लोमेसी थोड़ा सा कम है। इसी संदर्भ में फोर्थ जो मैसूर वार होगा, इसमें यह मारा जाएगा। 1799 की घटना है, और थोड़ा सा टीपू सुल्तान पे आरोप ये लगता है कि यह धार्मिक जो उन्माद था उसको बढ़ाने का काम किया। इसमें हम 2-3 चीज़ देखेंगे। एक तो क्या किया कि कुछ मंदिर तोड़वाने का आरोप लगता है, कुछ मंदिर तोड़वाने का इस पे आरोप लगेगा, लेकिन साथ में इसने कुछ मंदिर बनवाया भी है, जैसे श्रृंगेरी का मंदिर इसने बनवाया भी है। तो आप किसी एक पक्ष पे नहीं पहुंचेंगे, मंदिर तोड़वाया भी है और मंदिर बनवाया भी है, तो इससे आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप विरोधी है या समर्थन है। हो सकता है विकास के लिए जैसे रोड वगैरह बनता है तो तुड़वाया जाता है, लेकिन मंदिर के लिए दान भी दिया है, संरक्षण भी दिया है, तो ये दोनों काम किया है, लेकिन इस पे धार्मिक उन्माद का थोड़ा सा आरोप लगता है। ठीक है, बाकी जो है इसके बारे में इतना ही है। अब थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बनता कहाँ से है, हम इसमें ट्रीटी पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनता है। हमने जो पढ़ा, मैसूर युद्ध पहला था, दूसरा मैसूर युद्ध, तीसरा मैसूर युद्ध और चौथा मैसूर युद्ध। तो
पहला की बात करें तो यह होता है हैदर अली प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा में हैदर अली मर जाता है, यह इम्पोर्टेंट है। तीसरा नहीं पूछेगा कहीं। चौथा में आप याद रखेंगे टीपू की मौत। ठीक है, इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था, दूसरा और चौथा। लेकिन अब एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछता है कि अब जब युद्ध हुआ तो इसका ट्रीटी हुआ, तो उसका ट्रीटी कभी कभी पूछ देता है। पहला ट्रीटी हुआ था मद्रास की संधि, दूसरा होता है मैंगलोर की संधि, तीसरा होता है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, सॉरी तीसरा तो यहाँ पे हो जाएगा ना, श्रीरंगपट्टनम। और चौथा है कि जब टीपू मर जाएगा तो मैसूर तो पूरा तरीक़ा से मैसूर पूरे तरीके से आ जाएगा इनके हाथ में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो यहाँ पे हो मैसूर के साथ संधि होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब आपको याद करना है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाएं। तो आप याद रखेंगे मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। देखिए याद करने का कोई झंझट ही नहीं है, जो सबसे छोटा है 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर, फिर 6 अक्षर। ठीक है, आप ये सब याद रखेंगे। और ये सब हो कहाँ पे रहा है, मैसूर की घटना है। बस ऐसे थोड़ा सा आप ट्रिक बना के इसको याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये है बात। तो ये ट्रीटी हो गया, हमने देख लिया। अब मैसूर जो है, मैसूर अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, लेकिन अब ये करेंगे क्या। अब देखिए क्या करेंगे। अब ये क्या करेंगे कि एक पूरे मैसूर का जो भी आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा एरिया है उसको अपने पास से लेंगे, और जो एरिया थोड़ा सा मतलब ये हमने जैसा पहले बताया है कि डायरेक्ट अगर मैसूर को ये ले लेते हैं अपने अंडर में, देखिए ये मैसूर पूरा है, अगर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले लेगी तो सत्ता पर नियंत्रण करेगी, तो फिर जो भी कमियां आएगी जनता का विरोध इन्हीं को झेलना पड़ेगा। तो एक छोटे से स्टेट में एक मैसूर के शासक को बैठा देंगे, इसका नाम होगा कृष्ण राज। यह एक छोटा सा स्टेट जगह में अपना राज करेगा, और यह किसके अधीन रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहेगा, और बाकी जो सारा जो रेवेन्यू रहेगा ये अपने नियंत्रण में रहेंगे। अब जनता को लगेगा कि राजा तो मेरा यही है, कृष्ण राज है, जो भी समस्या है कृष्ण राज के पास जाइए, और सारा पैसा जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। इस तरीके से मैसूर पे अपना नियंत्रण कर लेगी। और कल हम देखेंगे, और यह जो कृष्ण राय है यह वड़यार वंश का है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, एग्ज़ाम में कहीं पूछा जा सकता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कृष्ण राज जो है मैसूर में टीपू सुल्तान के मरने के बाद राजा कौन बना, तो कृष्ण राज बना, आप याद रखेंगे। साथ में अब हम लोग मैसूर ख़त्म कर लिए, कल हम लोग मराठा पढ़ेंगे, देखेंगे कि मराठा के साथ कैसा इनका संबंध है, और फिर आगे हम इसी कड़ी में बढ़ेंगे। आपके लिए यह क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है, पटना में गोल घर कब बना, बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और हमने भी बताया भी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ABCD इसमें से क्या होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।